इसमें हम लोग जो है बीपीएससी एईडीओ सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का मॉडल पेपर लगाएंगे। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, इसके जो है मॉडल पेपर को लगाएंगे। इसमें हमारा जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है एक हाथ से ताली नहीं बजती, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। ठीक है, एक मुहावरा जो है अमूमन जो है मतलब हर जगह यूज किया जाता है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसका अर्थ होता है कि किसी भी झगड़े या विवाद के लिए केवल एक पक्ष जो है जिम्मेदार नहीं होता है, बल्कि दोनों पक्ष जो है कुछ न कुछ गलती करते हैं, जिस वजह से जो है वो झगड़ा होता है। ठीक है, तो जैसे कि ताली बजाने के लिए दोनों हाथ का होना आवश्यक है। ठीक है, उसी तरह किसी झगड़े में जो है दो पक्ष हमेशा होंगे, इसलिए जो है इसका आंसर जो है हो जाएगा झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती। ठीक, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। उसका कह रहा है जल प्राण पुत्र इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी हैं। जल प्राण पुत्र इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो एक शब्द है जीवन। ठीक है, एक शब्द है जीवन, और जीवन शब्द के बहुत सारे अनेकार्थिक शब्द हैं, जैसे कि प्राण जो है जीवन का ही है। ठीक है, जिंदगी भी होता है, जिंदगी भी होता है। ठीक, जल भी जीवन है, उसको भी कह सकते हैं। पुत्र जो है, पुत्र ये इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो है अपने कुल को आगे बढ़ाता है। कुल मतलब वंश। ठीक है, ये अपने वंश को आगे बढ़ाता है, इसलिए जल प्राण पुत्र जो है ये जीवन के अनेकार्थी शब्द हैं। उसका अगला कह रहा है द्विज का अनेकार्थी क्या है। द्विज का शाब्दिक अर्थ होता है दो बार जन्म लेने वाला। दो बार जन्म लेने वाले को द्विज कहते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर जो है जैसे कि मान लेते हैं हाथी जैसे दिया हुआ है। ठीक है, जैसे हाथी दिया हुआ है। ठीक, दांत दिया हुआ है, वस्त्र दिया हुआ है, जल दिया हुआ है। तो दांत को अगर हम लोग देखें तो ये जो है एक बार मतलब निकलता है बचपन में, फिर टूट जाता है, फिर दोबारा निकलता है। तो ये जो है दांत जो है दो बार जन्म लेता है। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर जो है बी हो जाएगा। ठीक, द्विज का अर्थ होता है दो बार जन्म लेने वाला। ठीक है, तो वैसी चीजें जो दो बार जन्म ले रहा है वो जो है द्विज कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि दांत में एक दूध का दांत होता है, दूसरा अस्थाई दांत होता है, तो वो जो है दो बार जन्म लेते हैं। ठीक, इसलिए आंसर जो है दांत हो जाएगा। कभी कभी ब्राह्मण को भी जो है द्विज कहा जाता है, क्योंकि ब्राह्मण के मामले में जो है एक धारणा है कि उनका जन्म जो है माता के गर्भ से होता है एक बार, दूसरा जो है यज्ञ के जो संस्कार होते हैं उससे भी जन्म होता है, तो ब्राह्मण को भी कहा जाता है। पक्षी को भी जो है द्विज कहा जा सकता है, क्योंकि इसका जन्म जो है एक बार अंडे के रूप में होता है, फिर जो है ये अंडे से बाहर निकलती है। ठीक है, तो पक्षी को भी द्विज कहा जाएगा। उसका अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द सरल का विलोम है। ठीक है, सरल मतलब होता है सीधा, सहज या आसान। ठीक है, तो जटिल जो है यानी कि कठिन जो है इसका विलोम शब्द हो जाएगा। जटिल का मतलब उलझा हुआ या मुश्किल। ठीक है, वक्र जो यहाँ पर दिया हुआ है, वक्र, इसका अर्थ जो है टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। ठीक है, तो इसका विलोम शब्द जो है रिजु हो जाएगा। रिजु मतलब सीधा होता है। ठीक, तो सरल का यहाँ पे सबसे जो सटीक विलोम शब्द है वो जटिल हो जाएगा। उसके बाद अगला कह रहा है कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची है। ठीक है, आकाश का पर्यायवाची कौन सा है। तो आकाश का हम लोग जानते हैं कि नभ, गगन, ठीक है, अंबर, अंतरिक्ष, शून्य, अनंत, ये सारे इसके पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, और व्योम भी जो है वो आकाश का ही पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, जैसे कि धरा जो है ये पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, धरा जो है पृथ्वी का है। तम जो है ये अंधकार का होता है, इसलिए हमारा आंसर जो है व्योम हो जाएगा। व्योम जो है व्योम शब्द आकाश का पर्यायवाची शब्द है। ठीक, उसका अगला कह रहा है इनमें से शुद्ध शब्द कौन से हैं। ठीक, इसमें शुद्ध अगर हम लोग देखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं विद्या वाचस्पति। ठीक है, तो इस तरह से जो लिखा होगा यानी
सी नहीं होगा, ये भी गलत लिखा हुआ है। ये दोनों सेम ही लिखा हुआ है, ये दोनों सेम ही है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये दोनों सेम है। तो हम लोग जो है कोई भी ले सकते हैं इसके लिए, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं। उसका अगला प्रश्न कह रहा है, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त शब्द है। ठीक है, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, ठीक है, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए जो है मंथर शब्द आता है। ठीक है, मंथर का अर्थ होता है धीमी गति वाला, ठीक है, या फिर सुस्त इसको कह सकते हैं, सुस्त। इसलिए जो है जो बहुत मंद गति से कार्य करता है, ठीक है, उसको मंथर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो शब्द है मंदाक्रांता, ठीक है, ये जो है एक छंद का नाम है। ठीक, दीर्घ सूची जो है इसका अर्थ होता है किसी काम को बहुत देर से करने वाला, तो ये तो अपोजिट हो जाएगा, ये नहीं होगा। ये आलस्य का भी सूचक है, ठीक है, आलस्य का भी ये सूचक है, आलस्य का, क्योंकि जो दीर्घ सूची है ये किसी भी काम को बहुत देर लगाने वाला होता है। ठीक है, जो सत्वर है इसका अर्थ होता है बहुत तेज, सत्वर का अर्थ होता है बहुत तेज। ठीक है, लेकिन मंथर का क्या अर्थ रहा है, धीमी गति वाला। ठीक है, तो इसलिए जो है मंद गति वाला पूछ रहा है, तो वो इसका आंसर ए हो जाएगा। उसका अगला प्रश्न है, पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या है। पार्थिव शब्द का निर्माण जो है पृथ्वी शब्द में जो है जब अप्रत्यय लगता है, अप्रत्यय जब लगता है तब जो है पार्थिव शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, और इसलिए पार्थिव शब्द का संबंध जो है वो पृथ्वी से है। ठीक, जैसे कि मनुष्य के शरीर को पार्थिव शरीर कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी के पंच तत्वों से जो है वो बना होता है, और अंत में जाकर जो जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो उसी में विलीन हो जाता है। इसलिए जो है मनुष्य के शरीर को पार्थिव शरीर कहा जाता है। और पार्थिव शब्द जो है जब पृथ्वी में अप्रत्यय लगता है तब जो है पार्थिव का निर्माण होता है, इसलिए इसका संबंध जो है पृथ्वी से हो जाएगा। उसका अगला प्रश्न है, मातृहंता में कौन सा समास है। ठीक है, मातृहंता शब्द का समास विग्रह जो है अगर इसको हम लोग करें तो माता की हत्या करने वाले को हम लोग कहेंगे, माता की हत्या करने वाला, उसी को मातृहंता या फिर माता का हंता भी कहा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो है ये जो का है, जैसे कि माता का हंता, यहाँ पर जो है का जो है इसका संबंध जो है कारक की विभक्ति का यहाँ पर क्या हो रहा है, लोप हो रहा है, इसलिए इसका संबंध जो है तत्पुरुष समास से हो जाएगा। ठीक है, तत्पुरुष समास से हो जाएगा, और तत्पुरुष समास में यहाँ पर उत्तर पद प्रधान होगा, यहाँ पर जो है हंता जो है ये प्रधान हो रहा है। ठीक है, इसलिए जो है इसका आंसर तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसका अगला कह रहा है, आजीवन का समास विग्रह होता है। आजीवन का समास विग्रह जीवन भर होता है। ठीक है, आजीवन में कौन सा समास है, तो आजीवन का समास विग्रह जो है जीवन भर होता है। ठीक है, और इस समास में जो पहला पद है, ठीक है, जिस समास में पहला पद अपव्यय या उपसर्ग हो वही प्रधान हो उसे जो है अव्ययी भाव समास कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है जो आ है, ठीक है, आ है ये जो है अपव्यय है। ठीक है, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं ये क्रिया विशेषण की तरह कार्य करता है। ठीक है, जैसे कि वह आजीवन अविवाहित रहा। ठीक है, तो इसलिए जो है इसका आंसर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। उसके बाद अगला कहता है कि इनमें से धराक में कौन सा प्रत्यय है। ठीक, प्रत्यय जो क्या होता है, प्रत्यय जो है वैसा शब्दांश होता है, ठीक है, जो शब्द के अंत में जुड़ के अर्थ में परिवर्तन ला देता है। तो प्रत्यय हमेशा जो है शब्द के अंत में जुड़ेगा और वो परिवर्तन ला देगा। ठीक है, अब जैसे शब्द यहाँ पे धराक है, धराक में जो है जो धर है ये मूल ध्वनि है, धर जो है ये मूल ध्वनि है। ठीक है, इसमें आक जो है ये प्रत्यय के रूप में कार्य कर रहा है, तो अंत में कौन सा लग रहा है, आक लग रहा है, तो इसलिए जो है आक यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, उसका अगला कह रहा है अल्प आयु में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, सेम वही प्रत्यय क्या होता है, वैसा शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसको हम लोग प्रत्यय कहते हैं। अल्पायु में जो है आयु जो है, ठीक है, जैसे कि अल्प प्लस आयु हो जाएगा, तो ये आयु जो है
ये प्रत्यय के रूप में काम कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसके बाद जो है निम्नलिखित में कौन सा उपसर्ग नहीं है, ठीक है। उपसर्ग जो है वो प्रत्यय का अपोजिट होता है। उपसर्ग जो है वैसा शब्दांश होता है जो शब्द के आरंभ में जुड़कर नया अर्थ ला देता है, ठीक है। जैसे खुश से जो है खुशबू हो जाएगा, कम से जो है कमजोर हो सकता है, ठीक है। इसी तरह ये सारे हो सकते हैं। जैसे कि उन जो है ये हिंदी का उपसर्ग है जिसका अर्थ जो है एक कम होता है, जैसे कि 29, उन प्लस 30, ठीक है, यानी 30 से एक कम, ठीक है। तो उनका अर्थ जो है एक कम होता है, ठीक। गैर के बारे में हम लोग देखें तो जैसे गैर हाजिरी हो गया, ठीक है। तो गैर जो है ये कहीं ना कहीं फारसी या उर्दू भाषा के उपसर्ग हैं, ठीक है। पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा उपसर्ग नहीं है, तो खुश जो है ये उपसर्ग है क्योंकि इससे खुशबू बन सकता है। कम से कमजोर बन सकता है, ठीक है। उनसे क्या बनेगा, उनसे जो है मतलब एक कम यानी 29 हो गया, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा, ठीक। और गैर हाजिरी, यहाँ पर गैर हाजिरी, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर जो हम लोग लगा सकते हैं, इसका सी लगा सकते हैं, ठीक। क्योंकि ये जो है ये हिंदी का उपसर्ग है, तद्भव का उपसर्ग है जिसका अर्थ जो है एक कम होता है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे सारे जो है उपसर्ग ही हैं, सब उपसर्ग हैं, ठीक है। लेकिन किसी को एक को चुनना हो तो हम लोग उन लगा सकते हैं, ठीक। उसका अगला प्रश्न है, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातु कहलाती है। देखो, जब मूल अकर्मक धातु, ठीक है, उसमें प्रत्यय जोड़ता है, जुड़ता है, तब वो जो है सकर्मक बनाया जाता है, ठीक है, सकर्मक बनाया जाता है। और उसको जो है साधित सकर्मक धातु कहते हैं। जैसे कि अगर हस, ठीक है, ये हस जो है अकर्मक है तो इससे हम लोग जो है हसाना बना सकते हैं, ठीक है, तो हसाना जो है ये सकर्मक हो जाएगा। जैसे कि चल अगर जो है अकर्मक है तो इससे जो हम लोग चलाना बना सकते हैं जो सकर्मक हो जाएगा, ठीक है, तो सकर्मक हो जाएगा। तो ये क्रियाएं जो है मूल धातु से साधित होती है यानी कि बनाई जाती है और सकर्मक होती है, इसीलिए इसको जो है साधित सकर्मक धातु कहते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर जो है बी हो जाएगा, यानी मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया जो है वो साधित सकर्मक धातु कहलाती है, ठीक है। जैसे कि रो हो गया, इससे जो है रोना बना सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह से चल से चलाना बना सकते हैं। उसका अगला प्रश्न है, मैं खाना खा चुका था। इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। अब सबसे बड़ी चीज आती है कि भूतकालिक भेद किसको कहते हैं। तो पूर्ण भूतकालिक क्रिया के उस रूप को कहते हैं, ठीक है। पूर्ण भूतकाल जो है क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिससे यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में ही बहुत पहले समाप्त हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि भूतकालिक भेद की बात है, अगर हम लोग जो है पूर्ण भूतकालिक की बात करें, ठीक है, तो क्रिया के उस रूप को कहेंगे पूर्ण भूतकालिक जिससे यह पता चलता है कि कार्य जो है, जो काम किया गया है वो भूतकाल में ही जो है बहुत पहले समाप्त हो चुका है, उसको हम लोग पूर्ण भूतकालिक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं खाना खा चुका था, ठीक है, इसमें चुका था जो है ये बता रहा है, ठीक है, चुका था जो है ये बता रहा है कि खाना खाने का कार्य जो है बीते समय में बहुत पहले ही जो है किया जा चुका है, ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पर पूर्णभूत हो जाएगा, यानी आंसर जो है हमारा ए हो जाएगा, ठीक है, पूर्णभूत हो जाएगा। उसका अगला कह रहा है, इनमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है, ठीक है। देखो, वर्तमान काल के बहुत सारे भेद होते हैं, जैसे कि सामान्य हो गया, तत्कालिक हो गया, तत्कालिक को अपूर्ण भी कहा जाता है, ठीक है, एक पूर्ण हो गया, संदिग्ध हो गया, संभाव्य वर्तमान हो गया, ठीक है। आसन्न जो है ये भूत यहाँ पर ऐसे भी लगा हुआ है, तो इससे भी स्पष्ट होता है कि ये जो है वर्तमान काल नहीं है, ठीक है, इससे भी स्पष्ट होता है क्योंकि आसन्न भूतकाल जो है वो भूतकाल का एक भेद है, ये वर्तमान काल का भेद नहीं है, ठीक है। तो आसन्न भूतकाल में क्रिया जो है अभी अभी या फिर निकट भूतकाल में ही जो है समाप्त हो जाती है, ठीक है। उस जैसे कि मैंने आम खाया, मैंने जो है आम
खाया है। ठीक है, अगर इस सेंटेंस को हम लोग देखें तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है भूतकाल में ये कार्य जो है हो चुका है। ठीक है, इसका प्रभाव लेकिन कहाँ तक है, वर्तमान तक है। ठीक है, इसलिए जो है इसको आसन्न भूत कहा जाता है, और आसन्न भूत का किसी भी प्रकार से वर्तमान से संबंध नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। उसका अगला प्रश्न है, विशेष का लिंग किसके अनुसार होता है। ठीक है, विशेष का लिंग किसके अनुसार होता है। ठीक, यहाँ पर विशेषण होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर जैसे विशेषण कर लेते हैं, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है, तो विशेषण का लिंग पूछ ले या फिर वचन पूछ ले, ये दोनों जो है हमेशा संज्ञा या सर्वनाम के अनुसार होगा, जिसको हम लोग विशेष कहते हैं। ठीक है, और ये विशेष जो है संज्ञा या फिर सर्वनाम हो सकता है। ठीक है, तो विशेषण का लिंग या फिर वचन, विशेषण का लिंग या फिर वचन जो है वो विशेष के अनुसार होता है, इसलिए आंसर जो है हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है उसकी विशेषता को बतलाएगा। जैसे कि अगर विशेष जो है पुल्लिंग है, ठीक है, तो विशेषण को भी पुल्लिंग के रूप में होना पड़ेगा। और अगर विशेष मतलब संज्ञा या सर्वनाम यहाँ, और विशेष जो है वो स्त्रीलिंग है, तो विशेषण को भी जो है स्त्रीलिंग के रूप में होना पड़ेगा। जैसे कि अच्छा लड़का लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा लड़का, यहाँ पे जो है पुल्लिंग विशेष है। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पे अच्छा लगा है। इसी तरह जो है अच्छी लड़की अगर रहता, ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए जो है यहाँ पर अच्छी लगा है, यानी कि स्त्रीलिंग विशेष लगा है। यहाँ पर अच्छा जो है वो विशेषण के तौर पे है। ठीक है, यहाँ अच्छा विशेषण, और लड़का या लड़की जो है, ठीक है, उसके अनुसार ये बदलता रहेगा। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है, आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग होता है। ठीक, हिंदी में जो है आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए व्यक्ति चाहे एक ही क्यों ना हो, उसके लिए हमेशा जो है बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर हिंदी में आदर, ठीक है, आदर आ जाए, ठीक है, हिंदी में आदर आ जाए या फिर जो है सम्मान आ जाए, ठीक है, इसमें अब चाहे व्यक्ति हम एक ही क्यों ना हो, उसके लिए हमेशा जो है बहुवचन का प्रयोग होता है। ठीक है, उसके लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे कि अगर मान ले पिताजी आ रहे हैं, ठीक है, पिताजी जो है आ रहे हैं। ठीक, इस वाक्य में जो है पिताजी जो है ये एक व्यक्ति है। ठीक है, और आदर देने के लिए जो है क्रिया किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो है बहुवचन का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पे आ रहा है नहीं है, बल्कि आ रहे हैं होगा आंसर। ठीक है, इसलिए जब भी जो है हिंदी में आदर या सम्मान प्रकट करने की बातें आएंगी, तो चाहे व्यक्ति भले ही एक क्यों ना हो, वहां पर हमेशा जो है बहुवचन का प्रयोग होगा, इसलिए हमारा आंसर बी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है, इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है। ठीक है, सर्वनाम जो है वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा के स्थान पर जो है प्रयुक्त होते हैं, उसको जो है सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि विकल्प में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो है गीत, तत्व, सफाई, कौन, ठीक है, ये सब दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन जो है ये जो है हो सकता है, जैसे कि बाहर कौन खड़ा है, बाहर कौन खड़ा है। ठीक है, तो इस वाक्य में जो है जो कौन है, ठीक है, ये जैसे कि बाहर कोई व्यक्ति खड़ा है, अगर इसका आंसर होता बाहर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो व्यक्ति वहां पे संज्ञा है, तो संज्ञा के स्थान पर जो है ये सर्वनाम का प्रयोग यानी कौन हम लोग कर रहे हैं, तो हमारा आंसर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, ये सारे नहीं होगा, गीत, तत्व, सफाई, ये सब नहीं होगा, कौन इसका आंसर हो जाएगा। उसका अगला कह रहा है, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। ठीक है, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक संज्ञा में किसी भी भाव, गुण, दशा का बोध किया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पढ़ाई है, ठीक है, तो ये जो है पढ़ना क्रिया से बना है, लड़ाई जो है लड़ना से बना है, कमाई जो है मतलब कमाना से बना है। लेकिन अगर हम लोग भलाई को देखें तो ये जो है भला विशेषण से बना है। ठीक है, भला विशेषण शब्द से बना है भलाई। ठीक है, जैसे कि भला जो है
ये विशेषण हो गया, प्लस आई जो है अभी हम लोगों ने बात किया था प्रत्यय, जो शब्द के अंत में जुड़ता है और उसका अर्थ में परिवर्तन ला देता है। इससे मिलके जो है भलाई का निर्माण हुआ, और भलाई जो है यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। ठीक ठीक, यहाँ पर कह रहा है इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। ठीक है, तो भलाई जो है ये क्रिया से नहीं बनी है। उसके बाद अगला कह रहा है इनमें से घोटक शब्द क्या है। घोटक जो है ये एक तत्सम शब्द है। ये जो है तत्सम शब्द है घोटक। और तत्सम शब्द जो है वैसा शब्द होता है जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में लिए जाते हैं, उसको तत्सम कहा जाता है। तो घोटक का अर्थ जो है यहाँ पर घोड़ा होता है। ठीक है, और घोड़ा का अगर हम लोग जो है मतलब जैसे कि घोटक का अर्थ घोड़ा होता है, और इसका अगर हम लोग जो है तद्भव रूप देखें, ठीक है, तद्भव रूप देखें तो वो घोड़ा हो जाएगा। संस्कृत में घोटक रहेगा, ठीक है, और तद्भव में जो है ये घोड़ा हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए जो है इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। देशज शब्द किसको कहते हैं, जो स्थानीय बोली से आता है उसको देशज कहा जाता है। विदेशज किसको कहते हैं, जो विदेशी भाषा से आता है। ठीक है, तद्भव क्या हो गया, तद्भव जैसे कि इसका घोड़ा हो गया। ठीक है, तद्भव रूप जो है घोटक का घोड़ा हो जाएगा। और तत्सम जो है जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में लिए जाते हैं उसको जो है हम लोग तत्सम कहते हैं। ठीक, उसका अगला कह रहा है हिंदी शब्दकोश में अक्षर का कर्म किस वर्ण के बाद आता है। ठीक है, तो अक्षर जो है ये संयुक्त अक्षर है, ये जो है संयुक्त अक्षर है। ठीक है, जैसे कि इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण क हलंत प्लस जो है सौ के साथ मिलके जो इसका निर्माण अक्षर होता है। ठीक है, अक्षर होता है। इसका आंसर जो है यहाँ पे क हलंत हो जाना चाहिए या फिर क हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद जो है कह रहा है अनुच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्न 23 से 25 के सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो हम लोग अनुच्छेद पढ़ते हैं। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, आसात आसमान तुम्हें जाने न दूंगा, अश्रु उद्वेलित सजाने आ रहा हूँ, कल्पना में आज तक झूलते रहे तुम, साधना से सिहर कर सुलाने आ रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें जैसे कि जो अगला इस प्रश्न क्या कह रहा है कि उपयुक्त काव्यांश में गहरी नींद में सोने का क्या अर्थ है। जैसे कि कह रहा है कि अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, आसात आसमान तुम्हें जाने न दूंगा, अश्रु उद्वेलित सजाने आ रहा हूँ, कल्पना में आज तक झूलते रहे तुम, साधना से सिहर कर सुलाने आ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो गहरी नींद में सोना है, ठीक है, जो गहरी नींद में सोना है, कह रहा है ना गहरी नींद में तुम अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सोने का अर्थ हम लोगों को पता करना है। तो यहाँ पर जो गहरी नींद में सोना है इसका अर्थ जो है यहाँ पर ये आ रहा है कि जो जीवन या समाज है या फिर जो कर्तव्य है उसके प्रति जो है कवि के मन में या तो अज्ञानता आ गया है, ठीक है, या फिर उदासीनता आ गया है, जिसके वजह से वो उसमें डूबा हुआ है। इसलिए कवि जो है कहता है कि अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, ठीक है, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारी अज्ञानता और वास्तविकताओं से बेखबर रहने की स्थिति से बाहर निकालने आ रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है ये इंसान यानी जिसका जिक्र यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, यानी पाठक का कह सकते हैं, वो एक बेखबर नींद में सोया हुआ है, सारी चिंताओं से मुक्त होकर सोया हुआ है, वो उसको वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। इसी पे कवि कहता है कि जो तुम्हारी वो नींद है, जो अज्ञानता भरी नींद है, या फिर जो तुम वास्तविकताओं से बेखबर होके परे हुए हो आलस्य के भाव में, उससे मैं तुम्हें जगाने आ रहा हूँ। इसका जो आंसर बी हो जाएगा, बेखबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला कह रहा है उपयुक्त काव्यांश के अनुसार कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा। एक बार फिर से पढ़ते हैं। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, असात आसमान तुम्हें जाने न दूंगा, अश्रु उद्वेलित सजाने आ रहा हूँ, कल्पना में आज तक झूलते रहे तुम, साधना से सिहर कर सुलाने आ रहा हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है कह रहा है आसमान आशात आसमान तुम्हें जाने ना दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे आसात आसमान तुम्हें जाने ना दूंगा, ठीक है। अश्रु उद्वेलित सजाने आ रहा हूं, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर जो है कह रहा है कि जो पतन या अंत या जो निराशा है, ठीक है, उसमें कभी जो है उसको डूबने नहीं देगा, ठीक है, कभी जो है उसको डूबने नहीं देगा। उसके जो निराशा या पतन का मार्ग है उसको कभी जो है रोक देगा, ठीक है। तो इसलिए जो है उसकी जो पतन की राह है, ठीक है, वहां पर कभी जो है लोगों को जाने नहीं देगा। यानी कि कभी जो है, ठीक है, कभी जो है उसका जो पतन हो रहा है, जो वो आलस के नींद में सोया हुआ है जिससे कभी उसको जगाना चाहता है, उसी पे कभी कह रहा है कि मैं तुम्हारा पतन नहीं होने दूंगा, ठीक है। अश्रु उद्वेलित सजाने आ रहा हूँ, ठीक है, मैं उसको रोकने के लिए आ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कभी लोगों से कह रहा है कि मैं तुम्हें पतन की राह पर जाने नहीं दूंगा, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला है उपयुक्त काव्यांश के कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है। अब जाहिर सी बात है, हम लोगों ने अभी देखा कि यहाँ पर जो है बस एक ही तरह के व्यक्तियों की का जिक्र हो रहा है, ठीक है, और वो हो रहा है जो जीवन की जो कठोर वास्तविकता है, जो उससे बेखबर होकर आलस्य के भाव में पड़े हुए हैं, उसका जिक्र हो रहा है। तो जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर है उसको कवि जो है संबोधित कर रहा है, ठीक है। देखो होता है क्या है कि इसका ये कविता कह रहा है कि कल्पना में आज तक जो है तुम उड़ रहे हो, ठीक है, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे हो तुम, ठीक है, मतलब जो उससे कठिनाई आई है उससे हमेशा तुम भाग रहे हो, ठीक है, उसका सामना नहीं कर रहे हो, तुम कल्पना में जीते हो, ठीक है, जो वास्तविकता है उससे तुम अनजान हो, बेखबर हो, तुम ख्याली दुनिया में विचरण करते हो, ठीक है। इसी पे कवि कह रहा है कि तुम कहीं ना कहीं एक पतन की तरफ बढ़ रहे हो, तो उसी पतन की राह से मैं तुम्हें रोकने के लिए आ रहा हूं। तुम अपने जीवन की कठोर वास्तविकताओं को देखो, उससे बेखबर नहीं रहो। तो उसी को जो है कवि संबोधित कर रहा है, ठीक। तो 25 तक ही था इसमें। फिर अगला कह रहा है 26वां, उपविराम का चिन्ह निम्न इनमें से कौन सा है। उपविराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है, ठीक है। देखो उपविराम जो है इसका चिन्ह जो है ऐसे होता है, इसको दर्शाया जाता है उपविराम का चिन्ह, ठीक है। और इसका प्रयोग जो है तब किया जाता है जब किसी कथन को अलग करके दिखाना होता है, ठीक। जैसे कि एक सेंटेंस था, विज्ञान एक वरदान या अभिशाप, ठीक है, अभिशाप। तो ये जो चिन्ह यहाँ पे प्रयुक्त हुआ यही जो है उपविराम चिन्ह है, ठीक है। शीर्षक में खास तौर पर जो है इसका प्रयोग ज्यादा होता है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, ठीक। इसको जो है अर्धविराम चिन्ह कहते हैं, सेमी कॉलन कहते हैं, इसको जो है कॉलन कहते हैं, ठीक। उसका अगला कह रहा है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। वाच्य जो है क्रिया का रूपांतरण होता है, जिससे ये पता चलता है कि वाक्य में क्रिया का विधान कर्ता कर्म या भाव में से किसके अनुसार हुआ है। वाक्य में क्रिया का जो है विधान जो है कर्ता कर्म या भाव में से किसके अनुसार हुआ है। इसलिए जो है हिंदी व्याकरण में वाच्य के 3 प्रकार हैं। एक जो है कृत वाच्य होता है जब क्रिया कर्ता के अनुसार हो, एक जो है कर्म वाच्य होता है जब क्रिया कर्म के अनुसार हो, और एक जो है भाव वाच्य होता है जब क्रिया जो है कर्ता या कर्म के अनुसार ना हो के भाव के अनुसार होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग जो है भाववाच्य कहते हैं। इसलिए जो है वाच्य जो है वो 3 प्रकार के हिंदी व्याकरण में होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम क्या है, ठीक है। सौरसेनी अपभ्रंश जो है ये मध्यकालीन आर्य भाषा का रूप था, ठीक है, जिससे जो है कई आधुनिक भारतीय भाषा का जो है विकास हुआ, ठीक है। और इसमें जो है मुख्य रूप से पश्चिमी हिंदी हुआ, राजस्थानी हुआ, गुजराती हुआ, ये सारी भाषाएं जो है सौरसेनी अपभ्रंश से ही विकसित हुई है, ठीक है। अगर हम लोग पंजाबी को देखें, ठीक है, या फिर बांग्ला को देखें, ठीक है, तो पंजाबी का विकास जो है ये पैसाची अपभ्रंश से हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है, ठीक, पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी का हुआ है, ठीक है। इसी तरह बांग्ला का जो है विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है।
इसलिए मगध के भी क्षेत्र में जो है मतलब उधर के भी कुछ क्षेत्र हैं जहाँ की भाषाएं जो है बांग्ला के लगभग समान भाषाएं मानी जाती है। तो अगर हम लोगों से पूछें, ठीक है, कि सौरसेनी अपभ्रंश क्या है, तो सौरसेनी अपभ्रंश जो है ये मध्यकालीन आर्य भाषा का एक रूप है जिससे जो है कई सारी आधुनिक भारतीय भाषा का विकास हुआ है। जैसे कि राजस्थानी, गुजराती हो गया, इनका विकास जो है सौरसेनी अपभ्रंश से ही हुआ है। लेकिन पंजाबी का विकास जो है पैचासी अपभ्रंश से, ठीक है, और बांग्ला का विकास जो है मागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, हमारा आंसर जो है वो राजस्थानी और गुजराती हो जाएगा सिर्फ, ठीक है, पंजाबी बांग्ला नहीं होगा। तो इसलिए हमारा आंसर सी होगा। ठीक, उसका अगला कह रहा है इनमें कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है। इनमें कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है। ठीक, देखो जब हम लोग भाषा विज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें जब बोलियों का जिक्र आता है तो उसका वर्गीकरण जो है उसकी ध्वनि की विशेषता के आधार पर किया जाता है। और जब उदासीन आकार बहुला की बात आती है तो उसमें वो बोलियां शामिल हो जाती है जिसके अंत में अध्वनि जो उसके अंत में जो है अध्वनि का उच्चारण जो है वो उदासीन के रूप में किया जाता है। ठीक है, और बहुत सारी हिंदी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं जैसे कि अवधी हो गया, ठीक है, जैसे कि अवधी हो गया, बघेली हो गया, ठीक है, यह सारी भाषा जो है उदासीन आकार बहुला में आती है। ठीक है, जैसे कि ब्रज हो गया, कन्नौजी हो गया, ठीक है, बुंदेली हो गया, ये सारे जो है ओंकार, ठीक है, ओंकार बहुला बोलियों में आती है। ठीक है, ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली ये जो है ओंकार बहुला बोलियां हैं। ठीक है, और जो बघेली है ये जो है उदासीन आकार बहुला में आएगी, इसलिए आंसर जो है ए हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोगों को ध्वनिगत विशेषता देखना पड़ता है। उसका अगला कह रहा है कि इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है। ठीक है, विष्णुपुरिया जो है, ठीक है, ये इसको मणिपुरिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो विष्णुपुरिया को विष्णुपुरिया मणिपुरी भी कहा जाता है। और ये जो है एक इंडो आर्यन भाषा है और ये मुख्य रूप से जो है भारत के असम क्षेत्र में, या फिर असम के अलावा हम लोग कह सकते हैं त्रिपुरा, मणिपुर, ठीक है, इस क्षेत्र में जो है बोला जाता है। इसके साथ साथ जो है बांग्लादेश में भी जो है विष्णुपुरिया मणिपुरी बोली जाती है। ठीक है, म्यांमार वाला जो इलाका है वहां भी जो है विष्णुपुरिया मणिपुर बोली जाती है। तो विष्णुपुरिया मणिपुरी जो है मुख्य रूप से असम, त्रिपुरा, मणिपुर, बांग्लादेश, म्यांमार यहाँ पर जो है बोला जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है हम लोगों का असमी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, उसका अगला कह रहा है कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस कृत पर दिया गया। ठीक है, तो कृष्णा सोमती का जो है सोबती का एक उपन्यास था जिसका नाम था जिंदगी नामा। इनके लिए जो है इनको 1980 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक, और ये जो है उपन्यास उनका 1979 में प्रकाशित हुआ था। ठीक, तो इनको जो है जिंदगी नामा 1979 में दिया गया था। ठीक है, 1980 में मिला था। ठीक है, 1980 में जो है 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था, लेकिन जिंदगी नामा जो उपन्यास है वो 1979 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो कृष्णा सोबती को जो है जिंदगी नामा उनका जो उपन्यास है जो 1979 में प्रकाशित हुआ, इनके लिए उनको 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, उसके बाद अगला चलते हैं। इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकारक कौन है। ठीक है, हार की जीत जो कहानी हम लोगों ने सब पढ़ रखा है, ये जो है बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है जिसमें बाबा भारती और उसके घोड़े सुल्तान के बीच अद्भुत प्रेम को दिखाया गया। उसमें एक डाकू का भी जिक्र है जिसका नाम खरक सिंह है। ठीक है, जिसके हृदय परिवर्तन की बात जो है उसमें की गई है। ठीक है,
तो उसमें जो है नेकी और भलाई का संदेश है, या फिर बुरे से बुरे व्यक्ति का भी हृदय जो है नेकी और भलाई से किस तरह से जीता जाता है, इसका संदेश जो है इस कहानी में मिलता है। और इसके जो है जो लेखक हैं वो सुदर्शन जी हैं, ठीक है, सुदर्शन जी हैं। तो इस कहानी के कहानीकार जो है वो सुदर्शन जी हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें कली कथा वाया बाईपास उपन्यास के रचनाकार कौन है? कली कथा वाया बाईपास जो है एक प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास है। इसके रचनाकार जो है वो अलका सारावागी हैं, ठीक है, और ये जो है 1998 में जो है प्रकाशित हुआ था, ठीक है। और इस उपन्यास के लिए जो है अलका सारावागी को जो है 2001 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये उपन्यास जो है इसमें कलकत्ता का जो है एक मारवाड़ी परिवार होता है, और कई पीढ़ियों की कहानी के माध्यम से जो है इसमें दिखाया गया है कि जो समय है या फिर समाज है उसके बीच में व्यक्तिगत जो संबंध होते हैं उसका जो मार्मिक दृश्य है, वो मार्मिक दृश्य जो है कली कथा वाया बाईपास में जो है अलका सारावागी के द्वारा चित्रित किया गया है एक तरह से, ठीक है। ये उपन्यास 1998 में आया था और इनके लिए इनको जो है 2001 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें से अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है? इनमें से अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है? तो अभिनव गुप्त जो है भारतीय काव्य शास्त्र और दर्शन के महान आचार्य रहे हैं, ठीक है। इनका प्रमुख दार्शनिक मत जो है परतविज्ञा दर्शन है, परतविज्ञा दर्शन इनका जो है दार्शनिक मत है। और जो खासतौर पर जो कश्मीरी में शैव दर्शन है उसी की एक महत्वपूर्ण शाखा जो है परते विज्ञा दर्शन है, इसी से जो है अभिनव गुप्ता संबंधित है, ठीक है। और उन्होंने जो है जो ध्वनि सिद्धांत होता है उसकी विस्तृत व्याख्या की है। इसके अलावा जो है जो रस निष्पत्ति है इसके भी संबंध में जो है इन्होंने अपने विचार दिए हैं, और इनके विचार को जो है अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत कहा जाता है। ये जो है अभिनव गुप्त के ही द्वारा दिया गया है, और इनका पूरा चिंतन जो है वो शैव अद्वैतवाद पे आधारित है, शैव अद्वैतवाद पर जो है आधारित है, यानी कि इन्होंने जो है शिव को परम तत्व माना है, ठीक है। तो ये जो है शैव मत से संबंधित है, तो इसलिए इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। इनका जो दार्शनिक मत है वो शैव मत हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, विखंडनवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? ठीक है, विखंडनवाद को जो है डिकंस्ट्रक्शन कहते हैं, ठीक है। और 20वीं सदी में जो है एक प्रमुख पाश्चात्य साहित्यिक और दार्शनिक सिद्धांत जो है वो विखंडनवाद का सिद्धांत था, और इसके जो प्रवर्तक थे फ्रांसीसी दार्शनिक जिनका नाम था जाक देरिदा, ठीक है। और इसको लिखा जाता है जाक देरिदा, ऐसे जो है इंग्लिश में लिखा जाता है। ये जो है विखंडनवाद के दार्शनिक सिद्धांत जो है इन्हीं के द्वारा, ये फ्रांसीसी दार्शनिक थे जाक देरिदा, इन्हीं के द्वारा दिया गया, ठीक है। और ये सिद्धांत जो है किसी भी पाठ को यानी टेक्स्ट को जो है, टेक्स्ट के अर्थ को जो है अस्थिर और अनेकार्थी मानता है, ठीक है। यानी कि पाठ में अर्थ की कोई अंतिम सत्ता नहीं होती है, बल्कि अर्थ लगातार स्थगित और परिवर्तन होते रहता है। इसी को जो है विखंडनवाद का सिद्धांत कहा जाता है। और ये किसके द्वारा दिया गया है? देरिदा के द्वारा दिया। इनका पूरा नाम जाक देरिदा है, ठीक है। अंग्रेजी में इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये जो है फ्रांसीसी दार्शनिक थे जाक देरिदा। और विखंडनवाद का सिद्धांत क्या कहता है? कहता है कोई भी पाठ है, ठीक है, कोई भी पाठ है या टेक्स्ट है, ठीक है, उसमें जो उसका अर्थ है वो कभी भी फिक्स नहीं होगा, उसका अर्थ जो है परिवर्तन होते रहेगा, ठीक है। और इसको जो है विखंडनवाद के सिद्धांत को जो है उत्तम संरचनावाद का एक हिस्सा भी माना जाता है, इसलिए इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, जाक देरिदा हो जाएगा। उसके बाद अगला है, इनमें से मधुशाला के लेखक कौन है? हम लोग सब जानते हैं मधुशाला के बारे में, ठीक है। इसके लेखक जो है प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं, ठीक है। मधुशाला जो है 1935 में जो है प्रकाशित हुआ था, ठीक है। उन्होंने जो लिखा था मधुत्रयी नाम से लिखा था, जिसमें जो है मधुशाला है, ठीक है,
इसके अलावा जो है मधुबाला है, ठीक है, और एक जो है मधु कलश है, ठीक है, ये जो है इसी को मधुत्री कहा जाता है। तो मधुशाला जो है मुख्य रूप से ये हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। और इसमें जो है कवि जो है यानी कि जो हरिवंश राय बच्चन है, उन्होंने जीवन के दर्शन को जो है मधु यानी शराब, ठीक है, मदिरा, प्याला, मधुशाला उसके प्रतीक के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से, ठीक है, मतलब दर्शाया है। और कहीं ना कहीं जो है अपने सरल भाव होने की वजह से जो है ये काफी प्रसिद्ध भी होता रहा है। उसका अगला कह रहा है काव्य रीति के कितने भेद हैं, ठीक है। काव्य शास्त्र में जो है आचार्य बामन, ठीक है, आचार्य बामन, इन्होंने जो है रीति को विशिष्ट पद रचना के रूप में परिभाषित किया था और इन्होंने बताया था कि जो रीति है वो काव्य की आत्मा है, ठीक है। और उन्होंने गुणों के आधार पर काव्य रीति के 3 प्रमुख भेद बताए थे, ठीक है, 3 प्रमुख भेद बताए थे। कौन सा? एक जो है वैदर्भी रीति था, एक गौरी रीति था और एक जो है पांचाली रीति था। वैदर्भी रीति में जो है माधुर्य गुण की बातें होती थी, गौरी रीति में जो है ओज गुण की बातें थी और पांचाली रीति में जो है माधुर्य या फिर जिसको सुकुमारता कहा जाता है उसका समन्वय जो है पांचाली रीति में था। तो इन्होंने जो है काव्य रीति के 3 भेद बनाए थे, इसका आंसर जो है 3 हो जाएगा। उसका अगला कह रहा है इनमें से विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है, ठीक। तो उसी तरह जो है काव्य शास्त्र में जो है 9 रस माने गए हैं, उसमें से एक विभत्स रस है, ठीक है। और इसका अस्थाई भाव जो है जुगुप्सा हो जाएगा या फिर इसको हम लोग घृणा भी कर सकते हैं, ठीक है, घृणा भी कर सकते हैं। जहां पर जो है घीन, मन में जो है घीन यानी कोई भी दृश्य को हम लोग देखें और मन में घीन या ग्लानि का भाव उत्पन्न होगा, उसी समय जो है विभत्स रस की हम लोगों को अनुभूति होती है। जैसे कि मांस हो गया, रक्त हो गया, जो सब होता है, दुर्गंध होता है, उसके अर्थ में जो है इसका वर्णन किया जाता है। वहां पर हम लोगों के मन में जो है जुगुप्सा या फिर घृणा की बातें आती है, तो जुगुप्सा या घृणा जो है इसका स्थायी भाव हो जाएगा विभत्स रस का, ठीक है। काव्य शास्त्र में कुल 9 रस हैं, उसमें से विभत्स रस जो है 1 है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। अगला कह रहा है विरोधाभास अलंकार निम्नलिखित में से किस अलंकार की श्रेणी में आता है, ठीक है। काव्य में अलंकार को जो है मुख्य रूप से 2 श्रेणी में बांटा गया है, एक शब्दालंकार और एक जो है अर्था अलंकार, ठीक है, ठीक। जब चमत्कार शब्द पर आधारित हो, जब चमत्कार शब्द पर जो है आधारित हो उसको जो है शब्दालंकार कहते हैं, कि किस शब्दालंकार कहते हैं। और जब चमत्कार जो है वो अर्थ पर आधारित हो जाता है तो उसको हम लोग अर्था अलंकार कहते हैं, ठीक है। और विरोधाभास अलंकार में जो है जो वास्तविक अर्थ है वो विरोध से लिया गया है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर जो है विरोध का आभास है, ठीक है। तो ये जो है अर्थ पर निर्भर कर रहा है, ठीक, अर्थ पर निर्भर कर रहा है, इसलिए इसका आंसर जो है अर्थालंकार हो जाएगा। यहाँ पर जो विरोधाभास है यहाँ पर इसका अर्थ क्या होगा, विरोध का आभास, ठीक है। तो ये जो है शब्द पे नहीं अर्थ पे निर्भर कर रहा है, इसलिए इसका आंसर अर्थालंकार हो जाएगा। उसका अगला कह रहा है द्रुत विलंबित में घनों का क्रम क्या है, ठीक। द्रुत विलंबिक जो है एक वर्णानिक छंद है, ठीक है, वर्णिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में जो है 12 वर्ण होते हैं और इसमें वर्णों का क्रम जो है गणों के एक निश्चित विधान के अनुसार होता है, ठीक। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, ठीक, सी हो जाएगा। नगन भगन भगन रगन, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको द्रुत विलंबित कहते हैं, तो आंसर जो है सी हो जाएगा। उसका अगला कह रहा है भाववाचक संज्ञा क्या है। ये सारे जो है मतलब 10th के एनसीईआरटी में दिया गया है, हिंदी वाला जो है, ठीक है, और 12th में भी मिलेगा। ये सारे जो है ये वहीं से प्रश्न हैं। हिंदी का जो है 10th और 12th एनसीईआरटी है वहां पे मिलेगा, ठीक है। 10th वाला तो व्याकरण हो गया, वहां से ये सारी चीजें ली गई है। भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा वही होता है जिसमें गुण, अवस्था या दशा का बोध हो, ठीक है। तो यौवन जो है, ठीक है, ये भाववाचक हो जाएगा। बुढ़ापा जो है ये भी भाववाचक हो जाएगा। तो आंसर जो है 1 से अधिक हो जाएगा, डी नंबर आंसर होगा। उसका अगला कह रहा है यह घर मेरा है और वह तुम्हारा।
रेखांकित शब्द क्या है, और रेखांकित जो है घर को किया गया है। ठीक है, तो घर जो है एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह किसी भी घर को संदर्भित करता है, ना कि किसी खास घर को। तो यहाँ पे सबका घर शामिल हो सकता है। ठीक है, सबका घर जो है शामिल हो सकता है। तो आंसर जो है संज्ञा हो जाएगा, या फिर ज्यादा लिखा रहता है तो जातिवाचक लिखा रहता है, जातिवाचक संज्ञा, तो तब सही हो जाता है। ठीक है, ठीक। उसका अगला कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है। उत्तम पुरुष सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जो वक्ता को दर्शाता है। ठीक है, उत्तम पुरुष सर्वनाम जो है वह सर्वनाम होता है जो वक्ता को दर्शाता है। ठीक है, जैसे कि मैं जो है ये स्वयं के लिए हम लोग जो है उपयोग करते हैं। ठीक है, इसलिए जो है ये उत्तम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि तुम है, ठीक है, तो ये जो है मध्यम पुरुष हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग जो है मध्यम पुरुष सर्वनाम कह सकते हैं, या फिर अन्य पुरुष सर्वनाम भी जो है कहा जा सकता है। वह को भी जो है वही कहा जा सकता है, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष सर्वनाम कहा जा सकता है। इसलिए जो है उत्तम पुरुष की बातें होगी तो यहाँ पर मैं हो जाएगा। उसका अगला कह रहा है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बूढ़ा आदमी अपने डैश से दुखी है। ठीक है, बूढ़ा आदमी जो है वो अपने बचपन से तो दुखी नहीं हो सकता है, वो अपने बुढ़ापे से दुखी हो सकता है, जवानी से नहीं, प्रशंसा से नहीं दुखी। प्रशंसा से खुश होगा, जवानी से भी दुखी क्यों होगा, तो बुढ़ापे से ही वो दुखी होगा। इसलिए आंसर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है मैं 1 लीटर दूध पीता हूँ, इसमें विशेषण शब्द क्या है। ठीक है, मैं 1 लीटर दूध पीता हूँ, इसमें विशेषण शब्द क्या है। ठीक है, तो मैं 1 लीटर दूध पीता हूँ, इस वाक्य में जो विशेषण शब्द है वो 1 लीटर है। ठीक है, दूध जो है ये तो संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, और इसकी मात्रा या माप को जो है 1 लीटर बता रहा है, वही तो मतलब विशेष के रूप में दर्शा रहा है, इसलिए जो है विशेषण 1 लीटर हो जाएगा। विशेषण क्या होता है, विशेषण जो है वे शब्द होते हैं जो संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं। यहाँ पर संज्ञा दूध है, तो इसकी विशेषता कौन बतला रहा है, वो जो है 1 लीटर बतला रहा है कि दूध जो है वो 1 लीटर है, इसलिए जो है यहाँ पर विशेषण 1 लीटर होगा, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला कह रहा है उत्जोड़ ज्वल की संधि से बना हुआ है। ये सिंपल सा प्रश्न है, उज्जवल हो जाएगा, और उज्जवल को ऐसे लिखा जाता है। ठीक, ये नहीं है, ये गलत लिखा हुआ, ये भी गलत है, ये भी गलत है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, संधि विच्छेद है, और ये जो है एक प्रकार का व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। ठीक है, फिर अगला कह रहा है जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। ठीक है, इसको हम लोग जो है जीत प्लस इंद्रिय संधि विच्छेद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, आंसर जो है हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, और ये जो है गुण संधि हो जाएगा। ठीक है, गुण संधि हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जीत का अर्थ जो है जीता हुआ हो जाएगा, और इंद्रिय का अर्थ जो है इन इंद्रियां हो जाएंगी। तो यहाँ पे गुण को दिखा रहा है ना, तो इसलिए गुण संधि का ये उदाहरण हो जाएगा। अगला कह रहा है पॉकेट मार शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, पॉकेट मार शब्द में जो है तत्पुरुष समान है, और ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। ठीक है, पॉकेट का अर्थ जो है जेब होता है, और मार का अर्थ जो है मारने वाला व्यक्ति होता है, इसलिए जो है पॉकेट मार का अर्थ हो जाएगा जो व्यक्ति जेब काटता है या चोरी करता है उसको पॉकेट मार कहते हैं, और इसमें जो है तत्पुरुष समास आ जाएगा। आजन्म शब्द का समास बताइए। ठीक है, आजन्म शब्द में जो है अव्ययी भाव समास है। ठीक है, इस समास में जो है जो पहला पद है, ठीक है, वो अपव्यय या उपसर्ग होता है और वही प्रधान होता है, और इसमें आजन्म में जो पहला पद है वही प्रधान है। ठीक है, वही जो है अव्यय का काम कर रहा है, इसलिए जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा। उसका अगला कह रहा है जो दूसरों का उपकार माने। ठीक है, उसको हम लोग कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है, किए गए उपकार को मानने वाला जो है वो कृतज्ञ या फिर जो है आभारी। ठीक है, या फिर एहसानमंद भी हम लोग कह सकते हैं, दूसरे को उपकार को मानने वाला। ठीक है, कृतज्ञ जो दूसरे का उपकार नहीं माने, जिसको हम लोग एहसान फरामोश कहते हैं। ठीक है, या फिर इसके लिए एक शब्द होता है नासुकारा। ठीक है, नासुकारा, ये भी इसी के लिए प्रयोग किया जाता है। उपकृत क्या होता है, जिस पर उपकार किया जाता है। ठीक है, जो एहसानमंद होता है, ठीक है, जिस पर एहसान हुआ है उसको हम लोग जो है उपकृत कहेंगे। और शुक्र किसको कहा जाता है, जो आसानी से किया जा सके, जैसे कि हम लोगों ने अभी बात किया था, सहज और सरल जो था उसको शुक्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ कह रहा है दूसरों का उपकार माने, वो जो है कृतज्ञ हो जाएगा। ठीक, उसका अगला कह रहा है
कालांकित शब्दों के स्थान पर एक शब्द विकल्पों में से चुनिए। ऊपर कही गई बात याद रखने योग्य है। ठीक है, देख यहाँ पर जो है दो शब्द है, एक जो है ऊपरी है और एक जो है उक्त है। ठीक है, और इसके मेल से क्या बना है, जैसे कि ऊपरी का अर्थ जो है ऊपर की और उक्त का मतलब जो है कहा गया। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है उपरयुक्त कह सकते हैं। ठीक है, उपरयुक्त कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ऊपर कही गई बात को, ठीक है, तो हम लोग एक शब्द ला सकते हैं इसके लिए, उपरयुक्त। ठीक है, तो आंसर जो है हमारा सी हो जाएगा। ठीक, सी हो जाएगा। उसका अगला कह रहा है शुद्ध बर्तनी है। ठीक है, साम्राज्य गलत लिखा हुआ है। ठीक है, साम्राज्य जो है गलत, यहाँ पर आकार होता। ठीक है, साम्राज्य ऐसे होता तो सही हो जाता। ठीक, तो जो है सही हो जाता। इसमें पैतृक जो है ये सही लिखा गया है, पैतृक जो है ये सही लिखा गया है। तो आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ठीक, उसका अगला कह रहा है निम्नलिखित में बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द हैं। ठीक है, निवृत्ति ये ठीक ठीक लिखा गया है। ठीक, ये जो है ठीक ठीक लिखा गया है। बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द खोजना है हम लोगों को। नहीं, यहाँ पे जो है ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, निवृत्ति जो है ऐसे लिखा जाएगा। ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। आंसर ए हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हम लोगों को जो है जो गलत लिखा गया वो ढूंढना है, तो निवृत्ति जो है ऐसे लिखा जाएगा। उसका 54 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से एक सही विकल्प को छांटिए। ठीक है, यहाँ लोग ईमानदार और उदार रहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक सही विकल्प यानी कि शुद्ध वाक्य को चुनना है। ठीक है, शुद्ध वाक्य को चुनना है। ठीक है, और शुद्ध वाक्य का चुनाव हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो इसमें जो है भाषा का संयोजन जो है मतलब होना चाहिए सही ढंग से, व्याकरण जो है वो भी सही होना चाहिए और अर्थ जो है सही होना चाहिए। मतलब भाषा का प्रयोग जो है व्याकरण और अर्थ के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ लोग ईमानदार और उदार लोग होना चाहिए, लोग रहते हैं तब होता सही, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। ईमानदार उदार लोग रहते हैं। ठीक है, ये भी गलत है। यहाँ ईमानदार और उदार लोग रहते हैं, ये सही है, सी नंबर सही होगा। ठीक है, अगला कह रहा है मैं अपनी बातों का स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं। उक्त वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? ठीक, वही यानी कि सही व्याकरण और अर्थ हो देखना यहाँ पर आवश्यक हो जाता है। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं। मैं अपनी बात के, यहाँ पे का नहीं होगा, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं, सी नंबर आंसर हो जाएगा। उसका 56, पयोधी शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है? पयोधी का अर्थ होता है जल को धारण करने वाला, जल को धारण करने वाला, इसको जो है पयोधी कहते हैं। ठीक है, और पयोधी जो है ये समुद्र के लिए जो है प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो पयोधी जो है समुद्र के लिए प्रयुक्त होता है। इसका पर्यायवाची में जो है समुद्र के पर्यायवाची को लिख दें अगर हम लोग, तो वो हो जाएगा जैसे कि सागर हो जाएगा। ठीक है, सागर हो जाएगा, जलधि हो जाएगा। ठीक है, निर्धि हो जाएगा। ठीक है, रत्नाकर, ये सारे जो है इसके हो जाएंगे। उसका अगला कह रहा है रिजु का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, अभी हम लोगों ने बात किया था, रिजु जो है सरल हो जाएगा। ठीक है, सीधा सरल। ठीक है, यहाँ पे कुटिलता नहीं, अकुटिल होता तो भी इसका हो जाता। ठीक है, ईमानदार, ये सारे जो है रिजु के पर्यायवाची हैं, तो आंसर जो है बी हो जाएगा। अगला कह रहा है सज्जन का विपरीतार्थक शब्द क्या है? सज्जन का विपरीतार्थक शब्द जो है दुर्जन हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, व्यभिचारी शब्द का विलोम शब्द जो है सदाचारी होता है, एडल्ट्री जिसको कहते हैं, तो सदाचारी इसका होता है। सहयोगी शब्द का विलोम शब्द जो है असहयोगी या प्रतियोगी हो जाएगा। ठीक है, चापलूस का ईमानदार हम लोग कह सकते हैं। विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है? ठीक है,
59 नंबर में विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है? तो कापुरुष कायर, ठीक है, ये गलत है। कुत्सा निंदा, ये भी गलत है। सकल विकल, ये सही लग रहा है, ठीक है। सकल का अर्थ जो है संपूर्ण होता है, इसका अर्थ जो है संपूर्ण या फिर पूरा होता है, और विकल का अर्थ जो है अधूरा होता है, तो ये जो है सही हो जाएगा, ठीक है। कापुरुष शब्द का विलोम जो है कायर नहीं जबकि पुरुष हो जाएगा, ठीक है। जो पुरुष नहीं है उसके लिए विलोम शब्द यानी उल्टा क्या आएगा, जो पुरुष है तो मतलब कायर नहीं होगा, पुरुष जो है इसका उल्टा शब्द आएगा, ठीक है। ये दोनों सेम ही है, इसलिए इसका आंसर 59 का सी हो जाएगा। अगला कह रहा है 60 नंबर पे, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ विकल्पों में से छांटिए, बड़ी सावधानी से काम करना, ठीक है। जाहिर सी बात है, फूक फूक कर कदम रखना हो जाएगा। फूक फूक कर कदम रखने का अर्थ जो है काम करते समय बेहद सतर्क रहना या सावधानी बरतना होता है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है, यदि आर्थिक स्थिति ठीक ना हो तो ठीक बात नहीं, ठीक है। यदि आर्थिक स्थिति ठीक ना हो तो ठीक बात नहीं, ठीक है। तो इसका हम लोगों को है जो है अर्थ ढूंढना है। यदि किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर उसे अपनी क्षमताओं से ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मतलब जितना चादर है उतना ही पैर पसारना चाहिए, ठीक है, ये हो जाएगा। उसका अगला कह रहा है, कविता की परख निबंध के लेखक कौन है, ठीक है। कविता की परख निबंध के लेखक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो कविता के परख निबंध के लेखक हैं, ठीक है। और आचार्य शुक्ल जो हैं वो हिंदी के बेहद प्रसिद्ध निबंधकार रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने हिंदी में जो है अनेक आलोचनात्मक और विवेचनात्मक निबंधों की रचना की है, तो कविता की परख जो है इन्हीं की रचना है। अगला कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, ठीक है, तद्भव है। जैसे कि कंधा जो है ये जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो है स्कंद होता है, ठीक। तद्भव शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है, तत् प्लस भव, ठीक है। तत् का अर्थ जो है उससे होता है, ठीक है, यानी संस्कृत से, और भव का अर्थ जो है उत्पन्न होने वाला है, यानी कि संस्कृत से उत्पन्न होने वाले को जो है हम लोग, ठीक है, तद्भव कहते हैं, ठीक। उसका अगला है, हिमालय से अनेक नदियां निकलती है, इस वाक्य में किस कारक के परसर्ग का प्रयोग है? हिमालय से अनेक नदियां निकलती है, इस वाक्यों में से जो है, ठीक है, ये शब्द जो है आपादान कारक का परसर्ग है, ठीक है। आपादान कारक का जो है ये परसर्ग है से शब्द, ठीक है। जब कुछ अलग होता है या बाहर आता है तब जो है से शब्द का प्रयोग किया जाता है, और ये जो है एक आपादान कारक होता है। उसका अगला कह रहा है, कृतवाच्य से संबंधित वाक्य क्या है? कृतवाच्य का मतलब होता है जहां वाक्य में कर्ता जो है वो प्रमुख हो जाता है और वही कार्य कर रहा होता है, ठीक है, उसको कृतवाच्य कहते हैं, ठीक है। जैसे कि लड़का पढ़ रहा है, ठीक है, इस वाक्य में जो है लड़का जो है ये कर्ता भी है, ठीक है, और इसका कार्य क्या है, पढ़ना है, तो यहाँ पे यही जो है कृतवाच्य हो जाएगा, क्योंकि कृतवाच्य कह रहा है कि जहां पर वाक्य में कर्ता जो है प्रमुख हो और साथ साथ वही कार्य कर रहा हो। यहाँ पर जो है लड़का जो है कर्ता भी है और साथ में जो है ये पढ़ने का कार्य भी कर रहा है, इसलिए जो है इसका आंसर सी हो जाएगा। उसका अगला कह रहा है, वह चला होगा, यह वाक्य किस काल से संबंधित है, ठीक है। तो ये वाक्य जो है एक इसमें संदिग्ध की भावना है, ठीक है, तो ये जो है संदिग्ध भूत की बातें हैं, होगा यानी भूतकाल चला गया और यहाँ पर संदेह है उसमें, ठीक है, तो ये जो है मतलब संदिग्ध भूत काल हो जाएगा, ठीक है। उसका अगला कह रहा है, निम्नलिखित उपसर्गों का एक एक शब्द बनाइए, सही कूट से मिलान कीजिए, ठीक है। अब जैसे कि अन है, देखिए जैसे कि अन है, इसका अर्थ होता है बिना, ठीक है, तो इससे हम लोग बना सकते हैं अनबन, ठीक है, तो इसका पहला नंबर हो जाएगा, ठीक है, पहला नंबर हो जाएगा, यानी कि बी का जो है फर्स्ट हो जाएगा, इसमें तो कहीं कोई संशय नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो है आ जो है इसका अर्थ जो है हम लोग आना कर सकते हैं, और आना से क्या बना सकते हैं, हाँ, आना से हम लोग जो है आदान बना सकते हैं, ठीक है, इसका जो है थर्ड हो जाएगा, ठीक। जैसे कुछ लेने देने की जो प्रक्रिया है, ठीक है। अब एक ही बचा, अब से जो है अपमान बन जाएगा, इसका दो हो जाएगा,
ठीक है, तो ए का 2, बी का 1 और सी का 3, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा। उसका अगला कह रहा है इनमें से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है। ठीक है, बेकार, बेलदार, बेखबर, बेगुनाह। ठीक है, बेकार हो गया। ठीक है, इसमें जो है बे उपसर्ग लगा हुआ है, बेलदार में भी बे उपसर्ग लगा हुआ है, बेखबर में भी जो है बे उपसर्ग लगा है। ठीक है, लेकिन बेगुनाह में जो है, ठीक है, नहीं, बेलदार में जो है कोई उपसर्ग नहीं है, यहाँ पे बेलदार में कोई उपसर्ग नहीं है। ठीक है, बेगुनाह में भी जो है बे उपसर्ग है। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर जो है बी हो जाएगा, बेलदार में कोई उपसर्ग नहीं है, बाकी सारे में जो है बे उपसर्ग लगा हुआ है। उसका अगला कह रहा है टिकना प्लस आउ से बनने वाले शब्द क्या है। टिकाऊ। ठीक है, टिकाऊ होगा, सीधी सी बात है। आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, यानी कि लंबे समय तक जो टिका है उसी को टिकाऊ वस्तु कहते हैं। उसके बाद अगला कह रहा है निम्नलिखित प्रत्ययों में से प्रत्येक के योग से एक एक शब्द की रचना कीजिए और गलत का चयन कीजिए। ठीक है, आक, तैर प्लस आक, तैराक, ये गलत है, मतलब गलत शब्द का चयन करना है। ठीक है, तो ये तो सही है, इसको क्यों छेड़छाड़ करना। आटा, खर प्लस आटा, खर्राठा। वैया प्लस वैया, गा प्लस वैया, गवैया, ये भी सही है। हारा, लकड़ी प्लस हरा, यहाँ पे हरा आ गया। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ से इंग्लिश के हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन हम लोगों को चुनना है। टाइगर वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज डैश लिटरेचर। ठीक है, इन लिटरेचर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इन हो जाएगा। टाइगर वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। ठीक है, यहाँ पर जो है प्रीपोजिशन के तौर पर इन आएगा। ठीक है, और इन प्रीपोजिशन का प्रयोग तब होता है जब किसी फील्ड या कैटेगरी जो कि स्पेसिफाई किया जा चुका है, ठीक है, उसके फील्ड के क्षेत्र में इन का प्रयोग किया जाता है। इन जो है इसका यूज होता है स्पेसिफाई द फील्ड और कैटेगरी। ठीक है, इसके तौर पर इसका यूज होता है। तो यहाँ पर लिटरेचर दे रखा है, इसलिए यहाँ पर इन का प्रयोग होगा, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। उसका अगला कह रहा है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इज द रूल एप्लीकेबल डैश ऑल ऑफ अस। ठीक है, यहाँ पर जो है जो करेक्ट प्रीपोजिशन आएगा वो टू आ जाएगा। इज द रूल एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो एप्लीकेबल टू है ये जो है एक फ्रेज का काम करेगा। ठीक है, और ये जो है कॉमनली यूज किया जाता है किसी रूल या फिर कंडीशन इफेक्ट को दिखाने के लिए जो किसी ग्रुप या पर्सन के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पर टू जो है, ठीक है, ये एक डायरेक्शन या फिर रिलेशन जो है वो दिखा रहा है किसके तरफ, समवन के तरफ या फिर समथिंग के तरफ, इसलिए जो है इज द रूल एप्लीकेबल ऑल ऑफ अस हो जाएगा। तो सी नंबर आंसर होगा। उसके बाद अगला कह रहा है करेक्ट चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, एवरी स्टूडेंट डैश टू ब्रिंग ए साइन फ्रॉम हिज पेरेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एवरी स्टूडेंट, ठीक है, और यहाँ पर जो है हम लोग जो है हैज का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, एवरी स्टूडेंट हैज टू ब्रिंग ए साइन फ्रॉम हिज पेरेंट्स हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है हम लोग इज का भी प्रयोग कर सकते हैं। एवरी स्टूडेंट इज टू ब्रिंग ए साइन फ्रॉम, क्योंकि यहाँ पे एवरी लगा हुआ है ना, तो इसलिए हम लोग जो है हैज या इज का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इज का भी प्रयोग हो सकता है। ठीक है, हैव का तो नहीं प्रयोग होगा, ये तो गलत है। हैज भी हो सकता है, इज भी हो सकता है, तो डी हो जाएगा मोर देन। ठीक है, 1। उसका अगला है फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द सुटेबल ऑप्शन गिवन बिलो द सेंटेंस। आई वुड हैव गिवन हिम द नोट्स इफ ही डैश टू मी यस्टरडे। ठीक है, यहाँ पर आंसर जो है हैड कम हो जाएगा, ही हैड कम टू मी यस्टरडे। ठीक है, क्योंकि ये जो है पास्ट परफेक्ट सेंटेंस को दर्शा रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस को जो है दर्शा रहा है। ठीक है, और इसमें जो है इफ के साथ जो है पास्ट परफेक्ट या फिर वुड हैव के साथ जो है
पास्ट प्रिंसिपल आना चाहिए, इसलिए जो है यहाँ पर हैड कम जो है वो सही होगा। आई वुड हैव गिवन हिम द नोट्स इफ ही हैड कम टू मी यस्टरडे। ठीक है, उसका अगला कह रहा है मार्क द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिविंग फ्रेजरल वर्ब कम राउंड। ठीक है, कम राउंड के लिए हम लोगों को देखना है, तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, कम राउंड जो है हम लोग इसके लिए जो है हम लोग जो है इसका प्रयोग किस तरह से कर सकते हैं। एक जो है कोई चीज हो रहा है, ठीक है, कोई चीज हो रहा है उसके लिए भी प्रयोग हो सकता है। ठीक है, और दूसरा जो है एक फॉर्मल कंडीशन के लिए भी जो है इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है इसके आंसर इसमें है नहीं। ठीक, इसके आंसर नहीं है इसमें। उसका अगला कह रहा है इन द फ्लोइंग सेंटेंसेस फॉर वर्ड्स एंड फ्रेजेस आर बोल्ड, सेलेक्ट द रॉन्ग वर्ड और फ्रेज। दे टोल्ड मी दे प्लान टू गो बिफोर फ्राइडे नेक्स्ट। यहाँ पे करेक्ट फ्रेज जो है वो होना चाहिए बिफोर नेक्स्ट फ्राइडे। ठीक है, बिफोर नेक्स्ट फ्राइडे होना चाहिए। ठीक है, या फिर यहाँ पर जो फ्रेज प्रयोग किया गया है बिफोर फ्राइडे नेक्स्ट, ये गलत प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो है ये गलत है, बिफोर फ्राइडे नेक्स्ट जो है गलत प्रयोग किया गया है और हम लोगों को रॉन्ग चुनना है, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसका अगला कह रहा है चूज द मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड फ्रेज या एडम इन द गिवन सेंटेंसेस। My father strained every nerve to enable me to get settled in life. तो strained every nerve, ये जो है एक ग्रेट एफर्ट को दिखा रहा है। ठीक है, ग्रेट एफर्ट को दिखा रहा है। इसका मतलब ये निकल रहा है कि उसके पिताजी जो है बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। ठीक, बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं सेटल होने के लिए, तो आंसर जो है डी हो जाएगा, ब्राइब्ड सेवरल पर्सन। नहीं, बी नंबर हो जाएगा, वर्क वेरी हार्ड। ठीक है, वर्क वेरी हार्ड, वो काफी मेहनत कर रहे हैं। उसका अगला कह रहा है choose the most appropriate meaning. He was a proverbial man of straw. Proverbial man of straw. इसके लिए जो है इसके लिए एक appropriate meaning ढूंढना है। जो प्रोवर्बियल मैन ऑफ स्ट्रॉ होता है ये एक ऐसे पर्सन को दिखाता है जिसके पास जो है स्ट्रेंथ की कमी होती है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस। ठीक, जिसके पास कोई सिग्निफिकेंट पावर नहीं हो। उसका अगला कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन यूज्ड एज a one word substitute for the given group of word. One who believes in existence of God. तो यहाँ पर जो है थेसिस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो है मतलब भगवान के अस्तित्व में विश्वास रखता है। ठीक है, ये जो है भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता है। ठीक, उसका अगला कह रहा है select the option that can be used as a one word substitute for given group of words. A person who helps willingly without being paid for it. Volunteer,
अगला जो है करेक्ट एंटोनिम्स हम लोगों को निकालना है। डेफिएंट, इसका जो है ओबीडियंट हो जाएगा। होनेस्ट का क्या होगा? डिसहोनेस्ट हो जाएगा, सी नंबर। साइनोनिम्स, कॉन्क्लेव का क्या हो जाएगा? कॉन्क्लेव जो है एक प्राइवेट या सीक्रेट मीटिंग को जो है मतलब दर्शाता है, तो हम लोग जो है प्राइवेट मीटिंग कह सकते हैं। ए नंबर आंसर हो जाएगा। In the following question, choose the alternatives which best expresses the meaning of underlined word. The custom officer have confiscated a large consignment of drug. ठीक है, तो यहाँ पे seized का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, जो यहाँ पे सही अर्थ लाएगा। डी नंबर आंसर हो जाएगा। उसका अगला प्रश्न है 85. Change the following sentence into indirect speech from the option given below. I took it home with me, she said. इसका हम लोग बनाएंगे तो हो जाएगा she said that। ठीक, she said that, उसके बाद जो है I took it home with me, she said that। अगला हो जाएगा she said that she had taken it home with her, यानी ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। द गवर्नमेंट हैज कॉल्ड आउट ट्रूप्स। ठीक है, जो यहाँ पर हैज कॉल्ड है, ठीक है, ये एक्टिव वॉइस है, और इसका जब हम लोग पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा हैव बीन कॉल्ड हो जाएगा। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्रूप्स। ठीक है, ट्रूप्स हैव बीन कॉल्ड आउट बाय द गवर्नमेंट, बी नंबर आंसर हो जाएगा। उसका अगला कह रहा है चूज द एप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। पीपल हैव सीन वॉल्व्स इन द स्ट्रीट। ठीक है, तो हम लोग जो है हैज या हैव का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो है बीन का प्रयोग आएगा, फिर जो है भीतरी स्ट्रक्चर आ सकता है। ठीक है, इस तरह से अगर हम लोग चेंज करें तो हो जाएगा वॉल्व्स। ठीक है, वॉल्व्स हैव बीन सीन इन द स्ट्रीट बाय द पीपल, यानी डी नंबर आंसर होगा। इसमें जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ठीक है, जिसको पैसिव में हैज हैव प्लस बीन या V3 स्ट्रक्चर में जो है चेंज कर सकते हैं, तो वहाँ पे हो जाएगा वॉल्व्स हैव बीन सीन इन द स्ट्रीट बाय पीपल, यही सही आंसर होगा। उसका अगला कह रहा है चूज द करेक्ट वर्ड इन द ब्लैंक्स। ड्यू टू डैश रेनफॉल दिस ईयर दे हैड टू डैश वाटर सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा scanty, due to scanty rainfall this year they had to provide water supply। यही आंसर इसका आंसर हो जाएगा। उसका अगला कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंसेस among the following। 3 5 is 15, ये सही है। ठीक है, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। Slow and steady win the race। ये भी दोनों सही है। तो यहाँ पर लेकिन ये है ना, यहाँ पे विंस होता तो सही होता। ठीक है, विंस होता तो सही होता, और यहाँ पर वेट लिखा दिया, यहाँ पे वेट होता तो सही होता। ये दोनों भी गलत है, ये गलत है, ये गलत है, और ये तो नहीं होगा,
इसलिए आंसर जो है ए हो जाएगा, ये सही है। उसके बाद अगला कह रहा है आई हैव टाउट हिम इज इन। तो यहाँ पर जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा, ठीक है, क्योंकि एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे टाउट हो have been completed at the same point in past but are relevant to the present moment, तो इसलिए जो है पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। इसके बाद अगला कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। द पेट्रोल इज सोल्ड बाय ए लीटर, ये गलत है, क्योंकि होना चाहिए पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर, ये सही है, डी नंबर आंसर। उसका अगला कह रहा है इंसर्ट द पंचुएशन मार्क्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सी रीड द शॉर्ट स्टोरी कफान एंड एडेप्टेड इट टू ए रेडियो प्ले। सी रीड द शॉर्ट स्टोरी, ठीक है, और इसको जो है हम लोग एंड एडेप्टेड इट टू ए रेडियो प्ले, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो कफान है इसको हम लोग जो है इनक्लोज्ड कर सकते हैं सिंगल कोटेशन मार्क में, ठीक है, जो बताएगा कि कफान जो है, कफन मतलब ये जो है मतलब प्रेमचंद्र का कफन है, ठीक है। तो कफन जो है वो मतलब टाइटल का काम कर रहा है, बुक के टाइटल का काम कर रहा है या फिर स्टोरी के टाइटल का काम कर रहा है। इसके लिए जो है इसको हम लोग जो है सिंगल कोटेशन मार्क में डाल सकते हैं और फिर यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे फुल स्टॉप हो जाएगा। तो सी रीड द शॉर्ट स्टोरी कफन एंड एडेप्टेड इट टू ए रेडियो प्ले, ठीक। सी रीड द शॉर्ट स्टोरी कफन एंड एडेप्टेड इट टू ए रेडियो प्ले, ये आंसर हो जाएगा, सी नंबर। उसके बाद अगला कह रहा है fill in the blanks with suitable preposition. Try to be polite dash Uncle Richard for once. Try to be polite with Uncle Richard for once. With जो है यहाँ पर most appropriate preposition होगा, ठीक है, क्योंकि with का यूज जो है कोई चीज दिखाने के लिए जो है मतलब किया जाता है। उसका अगला कह रहा है सुटेबल प्रीपोजिशन, यहाँ भी दिस रूल इज एप्लीकेबल, ये हम लोगों ने अभी जस्ट बनाया था, ठीक है, टू ऑल ऑफ अस, ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद अबव ऑब्जर्वेशन। ही कम एंड सेट डैश मी, ठीक है, बिसाइड्स मी, बिसाइड्स नहीं, बिसाइड मी, ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विथ नॉन फिनिट वर्ब। जो नॉन फिनिट नंबर होता है, ठीक है, ये वर्ब का एक रूप है, ठीक, वर्ब का एक रूप है जो डोंट शो टेंस, ठीक है, या फिर पर्सन कह सकते हैं या फिर हम लोग नंबर कह सकते हैं, उसको नहीं दिखाता है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्राइंग, ठीक। उसका अगला प्रश्न है सच ए थिंग्स वाज नेवर थॉट ऑफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच वन ऑफ फॉलोइंग क्लासेस, ठीक। ये किसका एग्जाम्पल है? ये जो है पेसिव प्रीपोजिशनल वर्ब का है। यहाँ पर क्योंकि ऑफ जो है ये मतलब प्रीपोजिशन को दिखा रहा है। उसका अगला कह रहा है राइट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ गिवन वर्ड्स नाइफ, ठीक है, नाइफ का प्लूरल क्या होगा?
ठीक है, हम लोगों को पता है, ठीक है, जब KNIFENI लिखा रहता है, ठीक है, तो इसका जो है KNIVES हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जब कोई वर्ड जो है वो F पे इंड हो रहा है, ठीक है, या फिर FE पे इंड करता है, तब ये चेंज बदल के जो है BE हो जाता है या फिर ES हो जाता है, ठीक है, ES हो जाता है। तो F के लिए जो है B आ जाएगा और ES में हो जाएगा, ठीक है, हमारा आंसर B हो जाएगा। ठीक, उसका अगला कह रहा है पिक आउट नॉन फ्रेंट वर्ड्स इन फ्लोइंग सेंटेंसेस दे लाइक्ड सीइंग आवर प्लेइंग टुगेदर। ठीक है, तो हम लोगों को पता है नॉन फ्रेंट वर्ब जो है एक वर्ब का फॉर्म होता है जो टेंस को नहीं दिखाता है, ठीक है, तो दे लाइक सीइंग आवर प्लेइंग टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हो जाएगा, जो सीइंग है ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला कह रहा है चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम गिविंग ऑप्शन। ठीक है, दे डैश वाज सेंट टू द मोट्री, तो यहाँ पर जो है कॉर्प्स हो जाएगा, क्योंकि कॉर्प्स जो है ये एक डेड बॉडी को सूचित करता है। ठीक है, या फिर ह्यूमन बॉडी का जो डेड बॉडी होता है उसको सूचित करता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। तो खत्म हो गया, इसमें हम लोग जो है यहीं तक, और ये जो है लैंग्वेज का था पेपर। ठीक है, ये जो है जो जनरल लैंग्वेज जो है इसका पेपर था। ठीक है, सामान्य भाषा का। ठीक, तो इसमें हम लोग जो है यहीं तक रखते हैं।